हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी के लिए आज का ये जो सेशन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम फरवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 करंट अफेयर को जो कि फरवरी मंथ के हैं यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे फैक्ट जो कि एग्जाम में आने की संभावना है उनको भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज है मंथली वन लाइनर करंट अफेयर की, जो कि हम हर महीने फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम फरवरी 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ले लेना। सबसे पहला करंट अफेयर आप सभी देखिए, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो यूनेस्को की रामसर साइट में हाल ही में भारत के 4 आर्द्र भूमियों को इंक्लूड किया गया। इन 4 आर्द्र भूमियों की बात करें जो कि फरवरी 2025 में रामसर साइट का जिनको दर्जा दिया गया, तो 2 तो तमिलनाडु की है, सक्रा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा थेरतगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, दोनों की दोनों। फिर खेचियो पलरी वेटलैंड है सिक्किम में, सिक्किम की पहली रामसर साइट। और इसके बाद उधवा झील आती है झारखंड में, जो कि झारखंड की पहली रामसर साइट है। तो ये 4 नई रामसर साइट जुड़ी भारत में। अब इनको मिलाकर रामसर साइट की संख्या हो गई है 89। पहले 85 थी, फरवरी 2025 में 4 नई रामसर साइट जुड़ी और रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 89। सबसे ज्यादा रामसर साइट देखने को मिलती है 20 तमिलनाडु राज्य में। 18 थी, 2 नई जुड़ी फरवरी 2025 में। ऑल ओवर 4 जोड़ी गई है, तो इंडिया में रामसर साइट कितनी? 89। हाल ही में माउंट तारानाकी को लीगल पर्सन घोषित किया गया। यह पर्वत किस देश में स्थित है? माउंट तारानाकी एक पर्वत है जिसको एक लीगल पर्सन घोषित किया है, न्यूजीलैंड ने दर्जा दिया है। एक्चुअल में देखिए, लीगल पर्सन होने के बाद अब पर्वत के अपने ह्यूमन राइट होंगे जैसे हमारे होते हैं, और अगर कोई इनके ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, इनके राइट्स को वायलेट करता है ना, तो ये केस कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति पर। मतलब पर्वत की तरफ से कोई भी केस कर सकता है कोर्ट में, और वो जो केस चलेगा वो माउंट तारानाकी के नाम से चलेगा। एक पर्वत है न्यूजीलैंड में जिसे न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सन का दर्जा दिया है। वैसे इसके पहले भी 2014 में न्यूजीलैंड अपने यहां के एक जंगल को, जिसका नाम है टे उरीवेरा, इसको लीगल पर्सन का दर्जा दे चुका है। और 2017 में एक नदी है न्यूजीलैंड की वांगानुई रिवर, इसको भी न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सन का दर्जा दिया था। तो वर्ल्ड की पहली नदी जिसको लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, और पहला जंगल और अब पहला पर्वत। एक्वेरिन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। एक्वेरिन अगर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया और मालदीव के मध्य में आयोजित की जाती है। पिछले 1 साल से मालदीव के साथ हमारे बहुत ज्यादा मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उस बीच ये जो वो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखना, 2009 में शुरू की गई थी। 12th एडिशन 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था, और इस साल 2025 में इसका 13वां एडिशन आयोजित किया गया है मालदीव में। 13वां एडिशन एक्वेरिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 इंडिया और मालदीव के मध्य में, मालदीव में इसका आयोजन किया गया। फरवरी 2025 में किस लेखक को डोंगरी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। 22 लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, और 2 अदर लैंग्वेज में इंग्लिश और राजस्थानी देखने को मिलती है। तो 24 लैंग्वेज हो गई। 21 लैंग्वेज के लिए पहले साहित्य अकादमी अवार्ड अनाउंस किए जा चुके थे। 22वीं भाषा डोंगरी भाषा के लिए फरवरी 2025 में साहित्य अकादमी अवार्ड अनाउंस किया गया, और यह दिया गया चमन अरोड़ा, जो कि बहुत ही फेमस एक डोंगरी साहित्यकार हैं। इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी, एक होर अश्वत्थामा, शॉर्ट स्टोरीज का एक संग्रह है।
इसके लिए चमन अरोड़ा को डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1955 में, साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत थी। डोंगरी भाषा के लिए किसको दिया गया? चमन अरोड़ा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया? भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। आपको पता है ये अंतरिक्ष में अटकी हुई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के द्वारा जो भेजा गया था। इनको लाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब सुनीता विलियम्स के नाम पर एक नया रिकॉर्ड आया है। 62 घंटे 6 मिनट इन्होंने स्पेस वॉक की, मतलब अपना जो स्पेस यान है उससे बाहर निकलकर अंतरिक्ष में घूमना स्पेस वॉक होता है। तो ये महिलाओं में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है सुनीता विलियम्स ने। नासा एस्ट्रोनॉट है भारतीय मूल की। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की अध्यक्ष विजया राहटकर ने किस पुस्तक का पहला एडिशन लॉन्च किया है? तो विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है। इनकी लिखित एक पुस्तक है, उसका फर्स्ट एडिशन इन्होंने जारी किया है और बुक का नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। विजया राहटकर की पुस्तक है। इस बुक में इंदौर की शासिका होलकर वंश की अहिल्याबाई होलकर के पराक्रम और साहस को बताया गया है और उसके आधार पर महिला नेतृत्व की बात कही गई है। तो विजया राहटकर की बुक है जिसका पहला एडिशन लॉन्च किया गया, कर्मयोगिनी वीरांगना। 2025 में बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? तो देखिए, पिछले एक साल के बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर पॉली उमरीगर अवार्ड देता है बीसीसीआई। 2025 में यह अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह, इंडियन क्रिकेटर। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? पहली चीज तो यह आती है कि आयोजन कहां हुआ। तो आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आयोजन हुआ मलेशिया में। सेकेंड एडिशन है इस बार, क्योंकि इसकी शुरुआत 2023 में की जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग यह है कि 2023 में भी पहला एडिशन इंडिया ने जीता था और अब 2025 में दूसरा एडिशन भी इंडियन क्रिकेट टीम ने ही अपने नाम किया। मलेशिया में आयोजित किया गया। देख लेना, अगर मैंने मालदीव बोला हो तो इसको मलेशिया कर लेना। मलेशिया में आयोजित किया गया आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। विनर इंडिया रही और इसने फाइनल में हराया है किसको? साउथ अफ्रीका को। फरवरी में आयोजित टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। आयोजन, अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इन्होंने डी गुकेश को हराया, जो कि लास्ट ईयर वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डी गुकेश। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनको तमिलनाडु के ही आर प्रज्ञानंद, जो कि इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर, इन्होंने टाटा स्टील चेस मास्टर्स में 2025 में हराया है। आयोजन इसका नीदरलैंड में किया गया था और सबसे पहली बार इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1938 में की गई थी। अभी किसने जीता 2025 में? आर प्रज्ञानंद। केरल के पश्चिमी घाट पर खोजी गई इलेटेरिया फेसिफेरा और इलेटेरिया ट्यूलिपीफेरा किसकी नई किस्में हैं? तो दो नई किस्मों को केरल के पश्चिमी घाट पर खोजा गया है। इलेटेरिया फेसिफेरा और इलेटेरिया ट्यूलिपीफेरा दोनों ही हरी इलायची की प्रजातियां हैं जिनको केरल में खोजा गया। 33 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? तो बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी है सिमोना हालेप, रोमानिया की। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2018 में विमेन सिंगल का खिताब जीता था और एक साल बाद 2019 में विंबलडन ओपन में भी विमेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया था सिमोना हालेप ने। ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में 33 वर्ष की आयु में इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया? पश्चिम बंगाल में एक दुर्ग देखने को मिलता है, फोर्ट विलियम। ये हमारी जो सेना है ना, इंडियन आर्मी, उसकी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया जाता है वर्तमान में।
फोर्ट विलियम अंग्रेजों के शासनकाल में बना था और एक अंग्रेज के नाम पर ही इसका नाम है। अब इसका नाम बदलकर किया गया है विजय दुर्ग। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर। पहले फोर्ट विलियम था, अब इसका नाम किया गया विजय दुर्ग। देखिए यहां पर ये चीज समझिएगा, डेली करंट अफेयर में मैं आपको पूरा करंट अफेयर कवर करवाता हूं बहुत ही डिटेल में। यहां पर हम वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं मंथली के, जो कि टॉप 100 है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, अगर आप करंट अफेयर ईयरली पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 50+ ई बुक आपको मंथली और ईयरली करंट अफेयर की अपडेटेड यहां पर मिल जाती है। 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाती है टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज आप यहां पर लगा पाएंगे। और इसके अलावा 1000 वन लाइनर आपको यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटी है। ऑल ओवर आपका करंट अफेयर जो है वो इस ईयरली पैकेज में आपका कवर हो जाएगा। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप इससे अवेल कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में। इसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप जीएस के सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, हर्डल आता है, तो आप हमारा 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जीएस के जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो आपके बहुत ही सिंपल ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों को आप वहां से अवेल कर सकते हैं। आगे आइए, डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है युगांडा में। देखिए इबोला की बात करें ना, तो कांगो देश में इबोला नदी के किनारे पहली बार डिटेक्ट किया गया था इबोला वायरस को। बहुत ही खतरनाक है। यहां पर डेथ रेट जो है ना, वो 50% तक है। मतलब हर 2 में से 1 व्यक्ति के मरने की संभावना है। अगर किसी 1000 लोगों को इबोला हुआ है तो 500 लोग मर जाएंगे। तो 50% तक डेथ रेट देखने को मिला है इबोला में। युगांडा में हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इसकी वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू किया है। युगांडा भी एक अफ्रीकी देश है। 1 फरवरी को जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई स्कीम को लॉन्च किया गया? यहां पर देखिए 2-4 क्वेश्चन हमको बजट से मिलेंगे, क्योंकि जो पैसा अलॉट किया गया है अलग अलग स्कीम में, वहां से क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी न्यूज है 1 फरवरी की बजट का अनाउंसमेंट। तो वहां से क्वेश्चन देखिए, नई स्कीम जो कि लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अनाउंस किया गया। ज्यादा डिटेल नहीं दी गई, लेकिन केवल यह बताया गया कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम 100 कृषि जिलों में ये लाएंगे और 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना को अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, किसानों के लिए। जब योजना लॉन्च होगी तो इसकी ज्यादा डिटेल आएगी, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आगे आइए, बजट से ही क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बजट 2025-26 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? योजना के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया? तो ये जो है 9,406 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना के लिए बजट 2025-26 में आवंटित किए गए हैं। मनरेगा की यहां पर बात हो रही है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के लिए बजट 2025-26 में कितने रुपए आवंटित किए गए? तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2025-26 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत फ्री राशन दिया जाता है देश में, है ना, कोविड के बाद ये योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए बजट 2025-26 में कितने पैसे या रुपए अलॉट किए गए? तो यह है 2,03,000 करोड़ रुपए, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अलॉट किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए बजट 2025-26 में कितने रुपए आवंटित किए गए? आपको पता है देश में किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। इसके लिए केंद्रीय बजट में 63,500 करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की गई है।
बजट 2025-26 में सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? मतलब बजट का साइज की बात की गई है कि कितने साइज का बजट था। तो बजट 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट था। ऑलमोस्ट 50,65,000 करोड़ रुपए। हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया। वे किस पद पर कार्यरत थे? नवीन चावला भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, जिनका फरवरी 2025 में निधन हुआ। अप्रैल 2009 में ये अपॉइंट हुए थे और जुलाई 2010 तक ये भारत के 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। तो 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला का हाल ही में निधन हो गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं 16वें। फरवरी 2025 में इंडियन अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपको पता होगा, यूएसए में म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अभी फरवरी 2025 में 67th ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस यूएसए में। इसमें भारतीय मूल की इंडियन अमेरिकन सिंगर है चंद्रिका टंडन। इनको ग्रैमी अवार्ड मिला बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चांट एल्बम कैटेगरी में। इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी। यह है कैटेगरी और एल्बम का नाम है त्रिवेणी। इसके लिए चंद्रिका टंडन को दिया गया ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा जो मेन अवार्ड हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बियोंसे की काउबॉय कार्टर को। बियोंसे की ये एल्बम है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया केंड्रिक लमार को नॉट लाइक अस के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लमार का ही सॉन्ग है नॉट लाइक अस। तो ये ग्रैमी अवार्ड के अदर अवार्ड हैं, एक बार देख लेना। ये 3 ही पूछे जा सकते हैं, 3 कैटेगरी के, जो कि मैंने आपको बता दिए। और भारतीय मूल के चंद्रिका टंडन को जो अवार्ड मिला है, किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया, तो यह है इनकी एल्बम त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन, 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो 3 फरवरी को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट डी वेवर। अगर बेल्जियम की बात करें तो यूरोपीय देश है। नए पीएम कौन? बार्ट डी वेवर। हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया? देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, जहां पर इसे स्थापित किए जाने को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में पहला व्हाइट टाइगर एमपी में मिला था। एमपी के रीवा में 1951 में यहाँ के एक बघेल राजा थे मार्तंड सिंह जूदेव। इन्होंने पहली बार व्हाइट टाइगर देखा था मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में। इसलिए रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है एमपी में। और यहीं पर अच्छा वो जो पहला सफेद शेर था ना, उसको नाम दिया गया था मोहन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब इन्हीं के संरक्षण के लिए व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर मंजूर किया गया? देश का पहला एमपी में। भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? देश का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनके डीएनए को यहां पर स्टोर किया जाएगा कैंसर जीनोम डेटाबेस में। और उसके माध्यम से इन फ्यूचर बीमारी के लिए मेडिसिन या फिर जो वैक्सीन है उनकी खोज की जा सकेगी। स्पेसिफिक पता चलेगा कि इंडिया के कौन से रीजन में लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, कैंसर से लड़ने की उनकी क्षमता कैसी है, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर है अलग अलग क्षेत्र के लोगों का। इसलिए ये डीएनए सीक्वेंसिंग है जिसे कहा जाता है जीनोम डेटाबेस। इंडिया का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस है। कैंसर पेशेंट के जीनोम डेटाबेस बनाया गया है, उनके जीन्स को या डीएनए को यहां पर स्टोर किया गया है उस पर रिसर्च के लिए। तो किसने इसे लॉन्च किया या फिर बनाया है? तो यह है आईआईटी मद्रास। फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसने रेपो रेट 5 साल बाद चेंज की है और अब नई रेपो रेट कर दी है 6.25%। पहले 5 साल से इंडिया में रेपो रेट
6.50% थी, 6.5% थी, जिसे अब 25 बेसिस पॉइंट का यहां पर कमी की गई है और 6.25% यहां पर रेपो रेट नई निर्धारित की गई है 5 साल के बाद। आपको पता है रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब रेपो रेट कम होती है ना, तो मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ता है और पैसों का फ्लो बढ़ने से लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं और इससे इंडस्ट्री को बूम मिलता है मार्केट में। तो रेपो रेट कितनी कर दी है आरबीआई ने? 6.25%। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में कौन सी रैंक है? तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की वर्तमान में सेकेंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में। अभी एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की फरवरी 2025 में, और इसमें बताया गया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इंडिया है। पहले नंबर पर आता है इसमें चीन का नाम, दूसरे पर हो गया इंडिया और तीसरे पर आता है वियतनाम। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत ने कितनी सोलर पावर कैपेसिटी को फरवरी 2025 में अचीव किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया कि फरवरी 2025 में इंडिया ने 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर पावर कैपेसिटी को अचीव किया है। सोलर पावर कैपेसिटी हमारी 100 गीगावाट से ज्यादा हो गई है फरवरी 2025 में। भारत में अगर हम टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है राजस्थान, सेकंड नंबर पर आता है गुजरात, थर्ड पर आता है तमिलनाडु। फरवरी 2025 में किस इंडियन क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? अभी इंडियन क्रिकेटर जिसने फरवरी 2025 में संन्यास ले लिया, हालांकि इतने ज्यादा मैच नहीं खेले हैं इन्होंने, ये है रिद्धिमान साहा, है ना। अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर। ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है जो कि हम डिस्कस करें, तो केवल नाम याद रख लो, इंडियन प्लेयर है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में। जो आर्द्र भूमि होती है ना, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब देखिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण अगर संरक्षित किया जाना है तो आपको पता है उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए ही पूरे वर्ल्ड में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, और 2024 में वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी। सबसे पहली बार 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे को अनाउंस किया था। तो 2021 से यह हर साल मनाया जा रहा है 2 फरवरी को। थीम 2025 की स्पेशली याद रखना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। फरवरी 2025 में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? तो अभी फरवरी में दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, आप सभी को पता होगा, और 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पर हार जाती है इलेक्शन में और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरती है। 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में वर्तमान में। इन 70 विधानसभा की सीटों में से 48 सीटें जीती है किसने? बीजेपी ने, और बाकी 22 सीटें जीती है आम आदमी पार्टी ने। 36 सीटों पर यहां पर बहुमत है, क्योंकि 70 का 50% से ज्यादा होता है 36। तो 48 सीटें बीजेपी की है, तो बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और बीजेपी की कैंडिडेट एमएलए रेखा गुप्ता दिल्ली में अभी सीएम के पद पर हैं। तो किसने चुनाव में जीत दर्ज की थी? यह है बीजेपी। हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? अच्छा, रैंक किस आधार पर तैयार की जाती है, पहले इसकी बात करें तो जो बिल्डिंग है ना किसी भी देश में,
वो कितनी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब कितना कम कार्बन उत्सर्जन उसके द्वारा होता है, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अभी जो रैंक आई है 2024 के लिए, उसमें इंडिया को 3rd रैंक पर रखा गया। रैंकिंग यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निकाली जाती है हर साल। इंडिया ने लगातार तीसरे वर्ष इस रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। लगातार 3 साल से हम तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर है चाइना, सेकंड पर है कनाडा और थर्ड पर है इंडिया। टॉप 3 ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 इंडेक्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो साइक्लोन जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इंडिया और मिस्र के मध्य में किया जाता है। मिस्र मतलब इजिप्ट। तो इंडिया और इजिप्ट के मध्य में हाल ही में तीसरा एडिशन आयोजित किया गया राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के किस राज्य में? तो ये राजस्थान में है, जहां पर साइक्लोन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के मध्य में आयोजित की गई। पहला एडिशन जनवरी 2023 में हुआ था, राजस्थान के ही जैसलमेर में। फिर सेकेंड एडिशन जनवरी 2024 में मिस्र में हुआ, और अब तीसरा एडिशन है फरवरी 2025 में, और यह आयोजित किया गया कहां पर? राजस्थान में। इंडिया और इजिप्ट के मध्य में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? पैरा आर्चरी एशिया कप, पहली बात आती है कि आयोजन कहां पर किया गया। तो आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में, पैरा आर्चरी एशिया कप 2025। अब यहां पर मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा। इंडिया ने 6 मेडल पैरा आर्चरी में जीते हैं। इन 6 मेडल में से हमने 12 मेडल जीते हैं। यहां पर क्वेश्चन था गोल्ड कितने जीते, तो गोल्ड हमने 6 जीते हैं। टोटल हमने मेडल अपने नाम किए 12, और मेडल टेली में हम पहले स्थान पर रहे। तो 12 मेडल में से 6 मेडल हमारे गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, और 3 मेडल हैं हमारे पास ब्रॉन्ज। मेडल टेली में दूसरे प्लेस पर थाईलैंड रहा, जहां पर इसका आयोजन भी किया गया, और थर्ड प्लेस पर इंडोनेशिया रहा है 8 और 6 मेडल के साथ। तो पहले पर इंडिया, सेकेंड पर थाईलैंड, थर्ड पर इंडोनेशिया। आयोजन पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 का थाईलैंड के बैंकॉक में। इंडिया ने 12 मेडल जीते, उसमें से गोल्ड कितने हैं? 6। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था फरवरी 2025 में कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी आधार बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यह संविधान के किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आर्टिकल 21 का यह मौलिक अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान उसका कारण बताया जाए कि भाई किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। कानूनी आधार बताना पड़ेगा। वैसे आर्टिकल 22 भी इसके लिए प्रावधान करता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का मौलिक अधिकार माना गया है इस केस को। चर्चा में रहा थाइपोसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाइपोसम फेस्टिवल मनाया जाता है तमिल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। तमिलनाडु की जो हिंदू कम्युनिटी है वो तमिल महीने की पहली पूर्णिमा के दिन मनाते हैं थाइपोसम त्योहार। यह फरवरी मंथ में आता है हर साल, और ये जो फेस्टिवल है भगवान शिव के जो पुत्र थे ना, मुरुगन है ना, कार्तिकेय का रूप है मुरुगन, जिन्हें पूजा जाता है दक्षिण भारत में। इन्होंने सुर पद्मा राक्षस का वध किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है तमिल महीने की पहली पूर्णिमा के दिन। तो अभी फरवरी 2025 में थाइपोसम त्योहार को मनाया गया है तमिल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। किस राज्य में मनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। फरवरी 2025 में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये इस आधार पर तैयार किया जाता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है
उनमें कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, कितना ज्यादा करप्शन है, इस आधार पर तैयार किया जाता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को इस इंडेक्स में 2024 का ये जो इंडेक्स आया है इसमें 96 रैंक पर रखा गया। देखिए जहां पर करप्शन जितना ज्यादा कम होगा ना, वो देश इस रैंक में सबसे ऊपर होगा। तो टॉप रैंकिंग जिन कंट्री की है उनमें पहला नंबर है डेनमार्क का, सबसे कम करप्शन। फिर आता है फिनलैंड और थर्ड पर आएगा सिंगापुर। इंडिया की 2023 के इंडेक्स में रैंक थी 93 और अब 2024 का जो इंडेक्स आया उसमें हमारी रैंक फिसली है 3 अंक और अब हमारी रैंक है 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इस इंडेक्स को हर साल जारी करता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 के लिए कौन चुने गए? तो देखिए जनवरी के लिए अगर किसी को आईसीसी अवार्ड देना है तो फरवरी में अनाउंस हुआ था, है ना। तो फरवरी में अनाउंस हुआ था, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस ये दिया गया जोमिल वॉरिकन। अगर इनकी बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर हैं जोमिल वॉरिकन। अब यहां पर याद रखिएगा ये मेन प्लेयर ऑफ द मंथ है जनवरी 2025 के लिए। अब जनवरी 2025 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की है बेथ मुनी। ठीक है, तो मेन प्लेयर ऑफ द मंथ और जो विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है दोनों को याद रखना जनवरी 2025 के लिए। मेन में आ जाएंगे वेस्ट इंडीज के जोमिल वॉरिकन और विमेन में आ जाएगी बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया था 13 फरवरी 2024 को। इस योजना के तहत पूरे इंडिया में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए जो घर वाले हैं, लगाने वाले घर हैं, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। और अगर कोई भी परिवार अपनी छत पर 2 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाता है, पैनल लगाता है, तो उसको 60% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी फरवरी 2025 में इसका डेटा रिलीज किया गया था कि कितना अचीवमेंट इस योजना के तहत पा लिया गया है। तो ये योजना कब आई थी? 13 फरवरी 2024 को। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए हर घर को लगाने वाले हर घर को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली दी जाती है और 2 किलोवाट तक का जो सोलर पैनल लगाने वाला परिवार है उसको सोलर पैनल लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आयोजन हुआ है ना, तो 2025 में 4 इसके एम्बेसडर, इवेंट एम्बेसडर बनाए गए हैं। उनमें से एक इंडियन है शिखर धवन, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक सबसे ज्यादा रन शिखर धवन के हैं इंडिया से। तो अदर 3 इवेंट एम्बेसडर की बात करें तो एक है पाकिस्तान के सरफराज अहमद, एक है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और एक है न्यूजीलैंड के टीम साउदी। तो ये 3 प्लेयर अलग देशों से हैं और एक इंडियन है शिखर धवन, जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इवेंट एम्बेसडर के रूप में इंडियन जो बने हैं वो। फरवरी 2025 में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई बुक आई एम के लेखक कौन है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने फरवरी 2025 में एक बुक जारी की है, लॉन्च की है। इसका नाम है आई एम क्वेश्चन मार्क। इस बुक को लिखा है गोपीचंद पी हिंदुजा ने, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है गोपीचंद पी हिंदुजा। तो जो रिलीजियन है उस पर आधारित ये बुक है। इसके अलावा अलग अलग देशों में कैसा कल्चर अपनाया जाता है उन सभी मुद्दों पर गोपीचंद पी हिंदुजा ने अपनी इस बुक को लिखा है। बुक का नाम है आई एम और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया फरवरी 2025 में।
हाल ही में ग्रीस के नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त किए गए? यूरोपीय देश ग्रीस, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं फरवरी मंथ में कॉन्स्टेंटाइन तसुलास। थोड़ा अलग सा नाम है पर याद कर लीजिए, ग्रीस के नए प्रेसिडेंट कौन? कॉन्स्टेंटाइन तसुलास। फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू किया गया? तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है फरवरी 2025 में मणिपुर राज्य में। आपको पता होगा मणिपुर में 2 साल से काफी हिंसा है। कुकी और मैतेई जो कि वहां की कम्युनिटी है, उनके मध्य में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है 2 साल से, और गवर्नमेंट के हाथ से ये मामला निकलता जा रहा था। काफी वहां पर वॉयलेंस की स्थिति थी पिछले काफी समय से। तो इसी कंडीशन में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनके इस्तीफे के बाद प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है फरवरी 2025 में मणिपुर राज्य में। 2025 में यह पहला प्रेसिडेंट रूल है जो कि मणिपुर में लगा है। इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो रिप्लेस करेगा। देखिए, इनकम टैक्स बिल 2025 अभी लोकसभा में लाया गया था। जो बजट आया था 2025-26 का निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्होंने घोषणा की थी कि हम नेक्स्ट वीक नया इनकम टैक्स कानून लेकर आएंगे। तो इसको लोकसभा में रखा गया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है सुझाव के लिए। अब ये पास हो जाएगा तो ये देश में लागू हो जाएगा, और ये रिप्लेस करेगा पुराने वाले को, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि अभी तक देश में फॉलो किया जा रहा है। अगर इनकम टैक्स बिल 2025 पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन मिल जाते हैं, तो ये किसको रिप्लेस करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। हाल ही में प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके जीवन पर और उनके जो क्रांतिकारी विचार थे, उनका समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, इस पर आधारित करते हुए इस बुक को लिखा है अरुण शौरी ने। अगर इनकी बात करें अरुण शौरी की, तो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर और पॉलिटिशियन भी रहे हैं अरुण शौरी। इनकी बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। अरुण शौरी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है 1982 में, और इसके अलावा पद्म भूषण दिया जा चुका है 1990 में। और अब इनकी लिखित बुक, जो कि वीडी सावरकर पर है, उनके जीवन पर है, इसको लॉन्च किया गया। मित्र प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मित्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया है? जो म्यूचुअल फंड निवेशक है, उनके लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए मित्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ऐसे इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, उनको उनका फंड वापस उन तक पहुंचाने के लिए, उनकी सहायता के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया है, एप्लीकेशन लाया गया है सेबी के द्वारा, मित्र प्लेटफॉर्म नाम का। हाल ही में चर्चा में रही कोडावा कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित है? कोडावा कम्युनिटी देखने को मिलती है हमें कर्नाटका राज्य में। अभी सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि कोडावा कम्युनिटी एक मंदिर पर गई थी, और वहां पर एक अदर कम्युनिटी ने कोडावा कम्युनिटी को घुसने से रोक दिया। ऐसी कंडीशन में कोडावा कम्युनिटी ने पूरे राज्य में मार्च किया, विरोध किया, और 82 किलोमीटर की एक पदयात्रा भी निकाली है। इनकी डिमांड है कि कोडावा कम्युनिटी को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, और उनकी जो पहचान है उसको, उनकी जो भाषा है उसको संविधान में शामिल किया जाए। तो कोडावा कम्युनिटी इसलिए सुर्खियों में थी। ये कर्नाटका राज्य में देखने को मिलती है कोडावा कम्युनिटी। वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी को। अब 2025 की थीम की बात करें तो पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम 2025 की थीम है। 2024 में पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। वर्ल्ड पल्सेस डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस या विश्व दलहन दिवस है ना। 2016 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया जा चुका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था दलहन पर 2016 को,
और हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है वर्ल्ड में 10 फरवरी को। दोनों ईयर की जो थीम है वो भी एक बार देख लेना। किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है? तो ब्राजील के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है मार्सेलो, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से 36 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। ब्राजील की तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलते थे, तो ब्राजील के प्लेयर हैं। हाल ही में 36 इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया था इंदौर में, और आपको पता है ये एक टिकट होता है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खेलने के लिए। जो यहां पर जीत जाता है उसको एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के लिए भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। तो इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। बहुत ही फेमस बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी है। और जब ये एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में गए तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब भी पंकज आडवाणी ने ही अपने नाम किया। पंकज आडवाणी महाराष्ट्र से आते हैं, काफी सारे अवार्ड इनके नाम हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2004 में पंकज आडवाणी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2006 में दिया जा चुका है। पद्मश्री दिया गया था 2009 में, और पद्म भूषण दिया गया है 2018 में। कौन? पंकज आडवाणी। तो स्नूकर खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस है। अभी इन्होंने 36th इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जो कि इंदौर में आयोजित की गई। पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस कहां आयोजित किया गया? यह हो चुका है, वैसे कहां आयोजित किया गया? तो पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ग्लोबल कॉलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। सोशल जस्टिस कैसे होगा? जब सभी मजदूरों को, श्रमिकों को उनके अधिकार दिए जाए, है ना, आर्थिक संतुलन समाज में बनाया जा सके, तो ये सोशल जस्टिस है। उसके लिए लेबर वर्ग जो है ना, उन पर ध्यान देना जरूरी है। तो इन्हीं के राइट के लिए, इन्हीं के राइट पर चर्चा के लिए रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन 2025 फरवरी में किया गया, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स के अधिकारों के लिए एक कैंपेन चलाता है, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, 2023 में शुरू किया गया था। तो इसी के पार्ट के रूप में इंडिया में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में आईसीसी द्वारा करप्शन के चार्जेस के कारण प्रतिबंधित की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी ने कभी भी मैच फिक्सिंग, करप्शन के लिए कभी किसी विमेन को प्रतिबंधित नहीं किया। केवल मेंस क्रिकेटर ही, मेन जो क्रिकेटर हैं वो ही हमेशा प्रतिबंधित हुए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है आईसीसी के इतिहास में कि भाई करप्शन के कारण किसी महिला पर 5 साल का बैन लगाया गया है, और ये है शोहली अख्तर। अगर हम शोहली अख्तर की बात करें तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट प्लेयर है, फीमेल, बांग्लादेश की। इन पर एक मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, और जब जांच हुई तो इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया मैं इन्वॉल्व थी। तो 5 साल का आईसीसी के द्वारा 2025 में इन पर बैन लगा दिया गया है। पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है करप्शन के चार्जेस के कारण। शोहली अख्तर बांग्लादेश की महिला क्रिकेट प्लेयर है। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट किए गए ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के पहले अभी तक 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे राजीव कुमार, और अब इनको रिप्लेस किया है 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, और इसी के जो हेड होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाते हैं। तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार। 2029 तक ये अपने पद पर रहेंगे।
लोकसभा इलेक्शन से पहले इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा 2029 में, लेकिन तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया दिल्ली की नई सीएम कौन नियुक्त की गई। तो दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, बीजेपी की, क्योंकि उन्होंने जीत दर्ज की है दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन में। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की 4th विमेन सीएम है ना, 4th महिला सीएम है। सबसे पहली बार सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फिर शीला दीक्षित ने शासन किया कांग्रेस से। फिर तीसरी बनी आतिशी मार्लेना सिंह, जो कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की सीएम बनी थी कुछ समय के लिए, अभी इनके पहले। और अब चौथी महिला सीएम बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता। भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। यह पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बना है। तो देखिए क्या है कि एविएशन सेक्टर में जो फ्लाइट के पायलट होते हैं ना, अभी तक उनकी जो लाइसेंस होते थे वो फिजिकल कॉपी को लेकर घूमते थे, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है वैसा, और हर जगह वही लाइसेंस मान्य होता था। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च किया है। अब कोई भी पायलट डिजिटली अपने लाइसेंस को रख पाएगा जो उन्हें दिए जाएंगे, और हर जगह उनको कैरी करना आसान होगा। ऐसा करने वाला भारत चाइना के बाद विश्व का दूसरा देश बना है। कौन सा देश बना? दूसरा देश। फरवरी 2025 में उत्तराखंड में संपन्न 38th नेशनल गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा। तो पहली चीज तो ये कि भाई 38th नेशनल गेम्स आयोजित कहां किए गए 2025 में। तो आयोजन किया गया उत्तराखंड राज्य में। मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, वो इसका मैस्कॉट था। मोनाल उसका नाम है। और यहां पर जो फाइनल मेडल टैली आई है ना, उसमें पहले स्थान पर रही सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में जो आर्म्ड फोर्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने 121 मेडल अपने नाम किए, 68 गोल्ड, 26 मेडल और 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर रहा महाराष्ट्र 201 मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा 153 मेडल के साथ। तो 38th नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में आयोजित किए गए। मेडल टैली में पहले स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है, और ये टॉप 3 हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और थर्ड पर है हरियाणा। चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। तो फरवरी में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। आपको पता है इंडोनेशिया पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। वर्ल्ड की 80% से ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप की घटनाएं रिंग ऑफ फायर में ही होती है। तो उसी में इंडोनेशिया भी देखने को मिलता है, और यहां पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलते हैं। उसमें से एक है माउंट डुकोनो, जिसमें विस्फोट हुआ था, इंडोनेशिया का वोल्केनो है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है। तो बीबीसी, जो कि एक पत्रिका है ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की, इसने हाल ही में 2024 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जारी किया है, और यह दिया गया 2024 के लिए मनु भाकर को। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने। तो इनको बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया 2024 के लिए। इसके अलावा अदर अवार्ड की बात करें तो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अवनी लेखरा शूटिंग के लिए। बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया शीतल देवी, आर्चरी की खिलाड़ी हैं, पैरा आर्चर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिताली राज, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। तो ये अदर कैटेगरी है जो कि आपको याद रखना है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 कौन? मनु भाकर। टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा जो 13 प्रभावशाली महिलाएं वर्ल्ड में रहती है ना, उनकी हर साल लिस्ट जारी की जाती है 13 प्रभावशाली महिलाओं की।
2025 की इस लिस्ट में टाइम मैगजीन की एकमात्र इंडियन महिला जिनको शामिल किया गया, पूर्णिमा देवी बर्मन। असम राज्य की रहने वाली बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है ना, पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर 2025 की 13 महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया। वैसे पूर्णिमा देवी बर्मन को पहले भी अवार्ड दिए जा चुके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और जीवों के संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय कार्यकर्ता है ना, तो काफी काम किया। इनको 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया जा चुका है, हाईएस्ट विमेन सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, ये 2017 में दिया जा चुका है। और 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया था पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। और अब पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में शामिल किया गया। भारत का फर्स्ट वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहां लॉन्च किया गया? अच्छा, अभी तक आपने जो सोलर प्लांट देखे ना, वो ऐसे लेटे होते हैं और एक तरफ से सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो सोलर एनर्जी बनाते हैं। अब एक सोलर पैनल आया है जो कि खड़ा है और दोनों तरफ से वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और सोलर एनर्जी को बनाएगा, है ना, सूर्य का प्रकाश लेगा और सोलर एनर्जी को बनाएगा। तो ये फर्स्ट वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट है जो कि दिल्ली मेट्रो के ब्रिज पर लगाया गया है इंडिया में। तो नई दिल्ली में हाल ही में इसे लॉन्च किया गया, भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुक्री बोम्बगोड़ा का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सुक्री बोम्बगोड़ा की यहां पर बात करें, फोक म्यूजिक की बहुत ही फेमस कलाकार थी। हलक्की फोक म्यूजिक के लिए यह जानी जाती है। कर्नाटका में कम्युनिटी है हलक्की कम्युनिटी, उसमें हलक्की कम्युनिटी का जो फोक म्यूजिक है वो कहलाता है हलक्की फोक म्यूजिक। तो इसकी आर्टिस्ट है सुक्री बोम्बगोड़ा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुक्री बोम्बगोड़ा को वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हलक्की फोक म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सुक्री देवी या सुक्री बोम्बगोड़ा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, हलक्की फोक म्यूजिक के लिए जानी जाती है। हलक्की कम्युनिटी से ही ये आती हैं और इन्हीं का फोक म्यूजिक है जिसकी ये कलाकार हैं। फरवरी 2025 में अर्थक्वेक स्वाम के कारण किस देश ने अपने कुछ एरियाज में इमरजेंसी की घोषणा की है? पहले समझिए कि अर्थक्वेक स्वाम क्या होता है। किसी एक क्षेत्र में कम तीव्रता के एक साथ हजारों भूकंप आते हैं, वो कुछ दिनों में कुछ महीनों में एक साथ चल सकते हैं। जैसे 3 दिन में हजारों भूकंप आ गए, या फिर 3 महीने तक चल रहे हैं, 50-50 हजार भूकंप एक साथ आ गए गैप में। छोटी छोटी तीव्रता के होते हैं, 2 तीव्रता 3 तीव्रता, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, पर रिस्क तो बना हुआ है कि भाई कभी कोई बड़ा भूकंप आ गया, है ना। तो ये होता है अर्थक्वेक स्वाम, भूकंपों का झुंड। इसके कारण फरवरी 2025 में यूरोपीय देश ग्रीस ने अपने कुछ एरियाज में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। किसने किया? ग्रीस ने। धर्म गार्जियन संयुक्त युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से धर्म गार्जियन, जिसका आयोजन किया जाता है इंडिया और जापान के मध्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इंडिया और जापान के मध्य में धर्म गार्जियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। इस बार 6th एडिशन आयोजित किया गया जापान के माउंट फ्यूजी में फरवरी 2025 में, और 5th एडिशन 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। पहली बार शुरुआत कब? 2018। तो धर्म गार्जियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के मध्य में आयोजित की जाती है। 2025 में इसका 6th एडिशन आयोजित किया गया। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बाफ्टा
ब्रिटेन में दिया जाने वाला फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, बाफ्टा के नाम से जाना जाता है ना। ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड इसका फुल फॉर्म है। अभी बेस्ट फिल्म का जो बाफ्टा अवार्ड है 2025 में, ये कॉन्क्लेव मूवी को दिया गया। किसको? कॉन्क्लेव मूवी। आज जो ईसाई धर्म में पॉप होते हैं ना, तो एक पॉप की मृत्यु के बाद नए पॉप को चुने जाने में क्या क्या पॉलिटिक्स होती है, एक गोपनीय बैठक, इसका अर्थ ही होता है गोपनीय बैठक, कॉन्क्लेव। तो जो पॉलिटिक्स होती है ना पॉप को चुने जाने में, उस पर आधारित ये एक मूवी है जिसको बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अदर कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का बाफ्टा अवार्ड दिया गया था ब्रैडी कॉर्बेट को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है माइकी मेडिसन को एनोरा मूवी के लिए। और आपको पता है अभी मार्च में एनोरा मूवी को ही ऑस्कर दिया गया है, बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड एनोरा मूवी को। वो हम नेक्स्ट मंथ में पढ़ेंगे, हमारे जब मार्च का मंथली करंट अफेयर आएगा तब हमको देखने को मिलेगा। एशियन विंटर गेम्स 2025 में मेडल टेली में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? एशियन विंटर गेम्स 2025 में मेडल टेली में पहले स्थान पर है चाइना। आयोजन कहां पर हुआ? तो 9th एशियन विंटर गेम है 2025 में, आयोजन चीन के हॉर्बिन में किया गया। और फर्स्ट एडिशन सबसे पहली बार 1986 में जापान के सपोरो में आयोजित किया गया था। इंडिया ने जो एशियन विंटर गेम है उसमें कभी भी कोई मेडल नहीं जीता आज तक। अब यहां पर भी इंडिया ने बहुत बड़ा दल भेजा था, लेकिन एक भी मेडल हमारे पास नहीं आया। तो एशियन विंटर गेम 2025 में मेडल टेली में चाइना पहले स्थान पर 85 मेडल के साथ, दूसरे पर है साउथ कोरिया 45 मेडल, और थर्ड पर है जापान 37 मेडल। आयोजन कहां पर? 2025 में चीन के हार्बिन में। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो सोशल जस्टिस पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। सामाजिक न्याय, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस इसे कहा जा सकता है। हर साल ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें इस साल 20 फरवरी को, तो स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 2025 में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की थीम है। तो पहली बार मनाया गया था इसे 2009 में, सबसे पहली बार। हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड इनिशिएटिव को लॉन्च किया? एन प्राउड इनिशिएटिव को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है केरला गवर्नमेंट को। केरला सरकार ने क्या किया है कि राज्य के जो एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं जो एक्सपायर हो चुकी है, उनको सुरक्षित डिस्पोज करने के लिए एक गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाया है जिसको नाम दिया गया एन प्राउड इनिशिएटिव। इंडिया में पहली बार किसी गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाया है एक्सपायरी दवाओं को खत्म करने के लिए, और वो राज्य कौन बना? केरल। योजना का नाम क्या है? एन प्राउड इनिशिएटिव। केरल गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। खजुराहो डांस फेस्टिवल या नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? खजुराहो नृत्य समारोह, पहले तो यह समझो कि आयोजन कहां किया जाता है। तो अगर हम खजुराहो नृत्य समारोह की बात करने जाते हैं तो इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में खजुराहो है ना, छतरपुर जिले में आता है, और यहीं पर आयोजित किया जाता है खजुराहो नृत्य समारोह। आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो मध्य प्रदेश का एक विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एमपी का पहला खजुराहो था। वैसे अभी 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कितने? 3। इनमें से खजुराहो की बात करते हैं तो यह पहला था 1986 में। ओके, उसके बाद 1989 में बना सांची, और उसके बाद आगे चलकर 2003 में बना भीमबेटका। छतरपुर में जो खजुराहो है वहीं पर खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, और 2025 में यह 51वां संस्करण है।
जो कि एमपी में खजुराहो में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह 7 दिन तक चलता है और फरवरी मंथ में ये आयोजित किया जाता है। 20 से लेकर 26 फरवरी तक नॉर्मली इसका टाइम पीरियड है। इस बार 139 जो डांस आर्टिस्ट थे, जो डांसर थे, उन्होंने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड तक डांस किया है। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिशी नृत्य, और 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड डांस कर कर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया खजुराहो नृत्य समारोह में। तो आयोजन कहां पर आयोजन किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। और कौन सा एडिशन है इस बार? 51वां एडिशन। हाल ही में दिल्ली के होम मिनिस्टर को नियुक्त किए गए। तो देखिए, दिल्ली में आपको अभी मैंने बताया कि 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में। इन 70 विधानसभा की सीटों में वहां पर जो मिनिस्टर हो सकते हैं वो 7 हो सकते हैं, 10% विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का। अब इसमें सीएम तो बन गई कौन? रेखा गुप्ता। इसके अलावा होम मिनिस्टर की बात करें तो ये बने हैं आशीष सूद, होम मिनिस्टर हैं दिल्ली के। देखिए, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने दिल्ली में, आशीष सूद होम मिनिस्टर बने, और इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर भी आशीष सूद है। और पंकज कुमार सिंह की बात करें तो ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली में। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन होम मिनिस्टर से था, तो ये कौन बने? ये बने आशीष सूद। साथ ही मंत्री और मेन मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ये हमने यहां पर डिस्कस की। ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, तो ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर आ जाता है मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली। पहले स्थान पर कौन आते हैं? मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली। ब्लूमबर्ग एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है जो कि ये रिपोर्ट जारी करती है हर साल, और एशिया के यहां पर धनी परिवारों की सूची देखी जाती है तो मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है वो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है उनकी फैमिली के साथ। ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे कब मनाया जाता है? पर्यटन लचीलापन दिवस है ना, जिसे कहा था विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। तो ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 17 फरवरी को। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 में इस डे को मनाने का अनाउंसमेंट किया गया था। ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे हर साल मनाया जाता है 17 फरवरी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो सीए का प्रोफेशन होता है ना, उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सीए चरणजोत सिंह नंदा। अभी तक रंजीत कुमार अग्रवाल इस पद पर थे, अब इनको रिप्लेस किया है किसने? चरणजोत सिंह नंदा ने, और ये 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक इस पद पर बने रहेंगे प्रेसिडेंट के रूप में। अगर हम यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अध्यक्ष कौन? नया चरणजोत सिंह नंदा। भारतीय महासागर सम्मेलन के 8th एडिशन का आयोजन कहां हुआ? भारतीय महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के 8th एडिशन का आयोजन किया गया है ओमान के मस्कट। तो 2025 में वॉयज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप थीम है भारतीय महासागर सम्मेलन की। इंडियन ओशियन से लगे हुए जो देश है वहां पर ट्रेड को बढ़ावा देना, इसके अलावा मरीन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी को कैसे सेफ रखा जा सकता है इंडियन ओशियन में, इन सभी मुद्दों पर जो इंडियन ओशियन के आसपास के देश हैं उनके मध्य में चर्चा की गई इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में, और आयोजन हुआ है ओमान के मस्कट में। फर्स्ट एडिशन इसका आयोजन किया गया था 2016 में सिंगापुर में, और अब आयोजित किया गया है 8th एडिशन ओमान के मस्कट में।
हाल ही में लाया गया नक्शा कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? नक्शा कैंपेन को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, तो उन्होंने नक्शा कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में जो जमीन है, जो भूमि है, उनका ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से एक पूरा मैप तैयार किया जाएगा डिजिटल, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जमीन को लेकर उसे खत्म किया जा सके और एग्रीकल्चर लैंड कितना है उनको डिटेक्ट किया जा सके और सही तरीके से खेती के लिए यूज किया जा सके। तो ये कैंपेन है नक्शा कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इस इनिशिएटिव को या कैंपेन को लॉन्च किया है और इसके लिए 194 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया इस मिनिस्ट्री के द्वारा। 10 टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है इसरो को। है क्या, समझो। क्या होता है, जो हम रॉकेट भेजते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, तो उसमें जो ईंधन चाहिए होता है ना, वो किसी एक एलिमेंट से नहीं बना होता, बल्कि अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनाया जाता है। काफी सारी चीजें होती है उसमें, काफी सारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं जिनको मिलाकर ईंधन निर्माण किया जाता है, सॉलिड प्रोपेलेंट्स। ओके, अब इनको मिक्स करने के लिए 10 टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर बनाया गया है और इसको बनाया है इसरो ने। 150 टन इसका वेट है और 10 टन मटेरियल को ये मिक्स कर सकता है। इसरो ने बनाया है, ये रॉकेट साइंस में तो यूज होगा ही, और इसके अलावा जो उद्योग हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री जो है वो भी इसका यूज कर सकती है। तो पहली बार इसका निर्माण किया है इसरो ने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, क्योंकि 53 अमेंडमेंट एक्ट 1986 में लाया गया था और इसके माध्यम से 23वां राज्य बना था मिजोरम भारत का 20 फरवरी 1986 में, और अरुणाचल प्रदेश को 55वें अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1986 में 24वां राज्य बनाया गया था भारत का 20 फरवरी 1986 में। तो दोनों ही राज्य का जो स्थापना दिवस है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का, यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो पहली चीज तो ये कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है वर्तमान में, तो ये है वी अनंत नागेश्वरन। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एडवाइजर के रूप में काम करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा है मार्च 2027 तक के लिए। अच्छा, अपॉइंट कब किए गए थे? तो ये अपॉइंट किए गए थे 28 जनवरी 2022 को, और 3 साल का क्योंकि कार्यकाल होता है इस पद पर, तो ये कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा था, तो अब इसको आगे चलकर मार्च 2027 के लिए बढ़ा दिया गया। इनके पहले भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम थे और इनका स्थान लिया था वी अनंत नागेश्वरन ने, जिनका कार्यकाल अब 2 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया। सेबी के 11वें चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता है माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की 10वीं अध्यक्ष थी और पहली महिला अध्यक्ष थी, उनके सेबी के पद से हटने के बाद, अध्यक्ष के पद पे हटने के बाद 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था तुहिन कांत पांडे को। तो तुहिन कांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए। किसको रिप्लेस किया? माधवीपुरी बुच को, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेशनल साइंस डे 2025 की थीम क्या रखी गई? अच्छा, नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल। सीवी रमन ने 1928 में 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो उसी की याद में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब इसकी थीम की बात करें तो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत।
2025 में नेशनल साइंस डे की थीम है। 2024 की थीम की बात करें तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। 2024 में इंडियन साइंस डे की या नेशनल साइंस डे की थीम है। तो दोनों थीमें यहां पर बता दी और डे हो जाता है 28 फरवरी, जब नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। फरवरी 2025 में 71th सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 71वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप आयोजन किया गया ओडिशा में। ओडिशा के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में यह आयोजित की गई और यहां पर फाइनल में सर्विसेज ने रेलवे को हराकर 71 सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो विनर हो जाता है सर्विसेज और रनर अप हो जाती है रेलवे। मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मायाधर राउत की बात करें तो यह संबंधित है ओडिसी डांस से। इन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा जाता है और इसके अलावा पद्मश्री दिया जा चुका है ओडिसी डांस में इनके योगदान के कारण 2010 में। मायाधर राउत हाल ही में इनका निधन हो गया। ओडिशा से हैं और ओडिसी डांस के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है नमिता गोखले को। इस बुक की बात करें तो ये 15 शॉर्ट स्टोरी का संग्रहण है जो कि ह्यूमन इमोशन के बारे में बताता है। भारतीय माइथोलॉजी कथाओं पर आधारित ये है, इस थीम के बारे में बताता है और ऑल ओवर ये किताब है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। नमिता गोखले की ये बुक हाल ही में प्रकाशित की गई। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में कौन नियुक्त किए गए? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्स, जर्मनी के चांसलर। चर्चित शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। इस योजना के तहत पहली से 5वीं तक के जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए एक्सीडेंट बीमा कवर दिया जा रहा है। बच्चों को भी दिया जा रहा है, स्टूडेंट को भी, और उनके माता पिता को भी दिया जा रहा है। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है 1st से 5th तक के स्टूडेंट में से किसी का, तो उनको 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर। और अगर माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 1,35,000 रुपए का एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा। तो ये योजना है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। पहली EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है? तो EFIR क्या होती है पता है? अभी तक अगर किसी को FIR लिखवाना होता था तो वो कहां जाता था? पुलिस स्टेशन, वहां पर FIR लिखते थे। अब यहां पर किसी की FIR को व्हाट्सएप में किसी ने शिकायत करी और पुलिस ने दर्ज कर ली, या फिर मेल किया और पुलिस ने दर्ज कर ली। इस तरीके से पहली FIR दर्ज या EFIR दर्ज करवाने वाला पहला पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा नाम का क्षेत्र है, यहां पर विलगाम पुलिस स्टेशन है, जहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई शिकायत के आधार पर FIR को दर्ज किया गया। और उसके बाद ईमेल से भी एक भेजी गई थी FIR और उसको भी इसी पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक पुलिस स्टेशन है जिसने EFIR को दर्ज किया है इंडिया में पहली बार। पहली विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई? पहली विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यूनाइटेड नेशन की जो महिला पीस कीपर हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे सिखाया जाए, इन सभी मुद्दों पर विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली कॉन्फ्रेंस से आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 2nd प्लेस पर है। पहले पर आता है USA, दूसरे पर है इंडिया और तीसरे पर है चाइना। इंडिया में अगर हम सड़क नेटवर्क देखें
तो ये 63,45,000 किलोमीटर फैला हुआ है सड़क नेटवर्क इंडिया का। इसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें इंडिया में देखने को मिलती है, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री का। प्रकृति 2025 भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? प्रकृति 2025 के नाम से फर्स्ट इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बाद आइए, टोकिंग की खाड़ी किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो टोकिंग की खाड़ी विवादित क्षेत्र है चाइना और वियतनाम के मध्य में। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया कि अपना एक नया मैप जारी किया और उसमें टोकिंग की खाड़ी के क्षेत्र को अपने अंडर में दर्शा दिया था। इसके विरोध में वियतनाम ने भी अपना मैप जारी किया और टोकिन की खाड़ी को वियतनाम ने अपने क्षेत्र में दर्शाया और चीन को चेतावनी दी है कि भाई जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है दोनों देशों की, जो कि टोकिन की खाड़ी में टच होती है, तो उसको वैसे ही बने रहने दिया जाए और किसी के भी क्षेत्र पर अतिक्रमण न किया जाए, यह कहना था वियतनाम का। तो गल्फ ऑफ टोकिन अभी सुर्खियों में था फरवरी मंथ में। चाइना और वियतनाम के मध्य में यह एक विवादित क्षेत्र है जो कि दक्षिणी चीन सागर में देखने को मिलता है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे बड़ी सफल रन चेस का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने 351 रन बनाए थे और इसको चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बनाकर यह मैच जीत लिया था। इस तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे बड़ी सफल रन चेस करने वाली टीम बन गई है कौन? ऑस्ट्रेलिया। और अभी आईसीसी का सबसे बड़ा स्कोर 360 से ज्यादा रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में। आगे आ जाते हैं, असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में किस धर्म को आधिकारिक धर्म का दर्जा दिया गया है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो कि असम में स्थित है, यहां पर बोडो जनजाति एक रिलीजन को मानती है जिसे बथोइज्म के नाम से जाना जाता है, बथो धर्म। तो यहां पर असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में बथोइज्म को एक ऑफिशियल धर्म के रूप में दर्जा दिया गया और स्टेट में जो बथो त्योहार बोडो जनजाति मनाती है असम की, उसके लिए स्टेट हॉलिडे भी घोषित किया गया है। तो बथोइज्म बोडो जनजाति का धर्म है जो कि असम में निवास करती है। किस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? और वो बल्लेबाज कौन है? तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली ने वनडे में 287 पारियां खेली और 287 पारियों में 14,000 रन विराट कोहली ने पूरे किए। सचिन तेंदुलकर अब दूसरे नंबर पर आते हैं जिन्होंने 350 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, और तीसरे नंबर पर आते हैं कुमार संगकारा जिन्होंने 378 पारियों में 14,000 रन पूरे किए थे। तो अब सबसे तेज वनडे में 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? विराट कोहली के नाम पर। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैंने आपको बताया था, इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप के बाद एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट किया पंकज आडवाणी ने, जो कि कतर के दोहा में आयोजित की गई थी और इसमें फाइनल में ईरान के अमीर सरकोश को हराकर पंकज आडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आयोजन कहां हुआ? कतर के दोहा में, और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी 1984 में। मैत्री ऐप को किस मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है? मैत्री ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा। जो भारत के पोर्ट है वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, इसके लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है मैत्री। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। हाल ही में चर्चित हेरत उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? हेरत उत्सव मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। यहां पर देखिए, हेरत को अगर हम तोड़ें तो यहां पर हर का मतलब है शिव, है ना, और रत का मतलब है रात्रि, मतलब शिव की रात्रि।
तो फरवरी में जो शिवरात्रि आई थी उस दिन कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है हेरत महोत्सव। अली आई लिगांग फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अली आई लिगांग फेस्टिवल यह मिसिंग ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम में निवास करती है। वैसे मिसिंग ट्राइब असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्य में देखने को मिलेगी, लेकिन असम की जो मिसिंग ट्राइब है, मिसिंग जनजाति, वो अली आई लिगांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, जो कि उनका सबसे बड़ा कृषि पर्व है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल। यहां पर फसल बुआई और कटाई के उत्सव के रूप में अली आई लिगांग फेस्टिवल मिसिंग जनजाति मनाती है असम में। एफबीआई के नवे डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एफबीआई, जिसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, अमेरिका की एक खुफिया जांच एजेंसी है, जैसे हमारे यहां पर सीबीआई काम करती है, वैसे एफबीआई का काम है अमेरिका में। तो अमेरिका में एफबीआई के नवे डायरेक्टर बने हैं भारतीय मूल के काश पटेल। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, गुजराती परिवार से आते हैं काश पटेल, जो कि एफबीआई के नवे डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त किए गए। एनएससीआई श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? यहां पर सबसे पहले हम एनएससीआई को समझ लेते हैं। इसे कहा जाता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। यह भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम करती है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई में। अब ये एक अवार्ड निकालती है ऐसे उद्योगों के लिए जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी को बढ़ावा दिया, जिसका नाम है एनएससीआई श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी। तो ये दी गई है मोपा एयरपोर्ट को। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत के गोवा में। मनोहर पर्रिकर के नाम पर यह एयरपोर्ट है, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो चुका है, तो उनके नाम पर यह मोपा एयरपोर्ट है, जिसको एनएससीआई श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी से 2025 में सम्मानित किया गया। हाल ही में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को फरवरी 2025 में लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा सरकार ने ऐसे मामलों में जिसमें विटनेस की गवाही से या तो किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास मिल जाएगा, या मिनिमम 7 साल की सजा या उससे ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे केस में विटनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इंडियन सुपर लीग आईएसएल का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन सुपर लीग की बात करें तो फुटबॉल की प्रतियोगिता है, क्लब फुटबॉल है इंडिया का। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने हाल ही में इसका खिताब 2025 में जीता है। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने ओडिशा एफसी को इंडियन सुपर लीग के फाइनल में हराया और यह खिताब अपने नाम किया। सबसे पहली बार इंडियन सुपर लीग की शुरुआत की गई थी 2014 में, और अभी 2024-25 में यह 11th एडिशन आयोजित किया गया था इंडियन सुपर लीग का। 11th एडिशन में विनर हो गया मोहन बागान सुपर जॉइंट और रनर अप हो गई ओडिशा एफसी की टीम। लास्ट क्वेश्चन। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित गोल्डन कार्ड नामक नई इमिग्रेशन योजना के तहत अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी राशि का निवेश अमेरिका में किसी नॉन अमेरिकन को करना पड़ेगा? तो ये निर्धारित किया गया है कि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश अगर कोई यूएसए के बाहर का व्यक्ति यूएसए में करता है तो उस व्यक्ति को यूएसए में परमानेंट रेसिडेंसी दी जाएगी, गोल्डन कार्ड दिया जा सकता है। पहले ये जो राशि थी वो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की थी पुरानी इमिग्रेशन पॉलिसी में, और अब नई इमिग्रेशन योजना में इसे मिनिमम 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। ऑलमोस्ट ये 42 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ये हमारे वन लाइनर हैं सारे की सारे फरवरी 2025 के, जो कि इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में हमको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेली करंट अफेयर में मैंने आपको पूरा कवर करवाया था। डेली करंट अफेयर अगर आप नहीं देखते हैं तो आप मॉर्निंग में 6 बजे वो आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आता है, तो आप उसे भी वॉच कीजिए। वहां पर बहुत ही डिटेल में हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
तो वहां से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा करंट अफेयर का। वॉच कीजिए डेली करंट अफेयर को क्रेजी जीके ट्रिक पर, मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर का ईयरली पैकेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।